बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ रहे हैं। बहुत लोग पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, आप कैसे देख रहे हैं और आप कौन है, अपना परिचय देख शुरू कीजिएगा। मेरा नाम इंजीनियर हेमंत कुमार है। मैं एमटेक किया हूँ और मुझे गोपालगंज थावे यूनिवर्सिटी विद्यापीठ से पीएचडी की मानद उपाधि भी दी गई है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बाबा बागेश्वरनाथ धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या है और वो किस लिए बिहार आना चाह रहे हैं, और बिहार आ रहे हैं तो इस तरह का वो उन्माद फैला के क्यों आना चाह रहे हैं। वो शांति से भी आ सकते थे। तो आप मुझे बताइए कि ये बाबा है क्या चीज़। उन्माद कहाँ फैल रहा है? वो तो बस ऐलान किया कि हम बिहार में आ रहे हैं, हनुमान कथा करेंगे। इसमें उन्माद कहाँ से हो गया? सनातन धर्म का प्रचार करने आ रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत हमें कुछ नहीं है। दिक्कत ये है कि जिस तरह के बाबा हैं उनका क्या क्वालिफिकेशन है, उन्होंने कहाँ से ये शिक्षा दीक्षा ली है, और ये धर्म सनातन धर्म का प्रचार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी आज। बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हिंदुस्तान को। हिंदू राष्ट्र 7,000 साल पहले से हिंदू राष्ट्र ही था। आज अभी ये 2014 के बाद हिंदू खतरे में कैसे आ गया, और ये सनातन धर्म का प्रचार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। वर्षों पुराना है, इतिहास है, सबसे पुराना इतिहास आपका है हिंदू का। आज बाबा जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को गांव-गांव में जाकर प्रचार क्यों करना पड़ रहा है। और इतने ही बड़े काबिल आदमी, इतने ही बड़े विद्वान हैं, तो उन्हें फिर नौबतपुर क्यों जाने की नौबत आ गई। वो अपना एक पर्चा निकालते, पूरा का पूरा गांधी मैदान के नाम का छपकर आ जाता है उनके कार्यक्रम के लिए। तो बाबा लोगों को ये समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा बाबा आखिर आ क्यों रहे हैं, उनका मुद्दा क्या है, इसके पीछे का किसका चेहरा है, कि इनका हाथ है। वो यहाँ आकर अगर शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, बेरोजगारी में कैसे बिहार के लोगों का बेरोजगारी दूर हो, फैक्ट्री लगाने की बात करें, आपका स्वागत है। लेकिन आप आकर किसका बात करेंगे? हनुमान जी का बात बाबा को किसने बताया? आपको क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है एक राजनीतिक मंच भी हो सकता है बाबा का मंच? सर आप इतिहास देख लीजिए ना, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप इतिहास देखिए। पहली बार जो जीत कर आए थे, राम के नाम पे लोग जीत के आए। दोबारा वो अपने किए गए काम के आधार पे नहीं जीते हैं। वो जीते हैं पुलवामा में, उन्होंने अपने सैनिकों का हत्या कराया, मुद्दा बनाया, और जब जब चुनाव आता है पाकिस्तान और चाइना अटैक करने लगता है। उस मुद्दे के बल पे वो वोट मांग के जनता का मुख मोड़ के वो चुनाव जीतते हैं। और अभी हनुमान का मुद्दा उन्होंने साउथ में उठा के आया, क्योंकि अब राम मंदिर भी मुद्दा खत्म हो गया, आपका पुलवामा खत्म हो गया, नया मुद्दा कुछ है नहीं, काम उन्होंने कुछ किया नहीं है, जनता का भलाई का एक काम नहीं किया है, देश को गिरवी रखा है, देश को बेच रहे हैं, अडानी अंबानी का केवल चौकीदार बन के रह गए हैं। उन्हें नया मुद्दा चाहिए था, और ये नया मुद्दा एक हनुमान को उनको मिला है। और यही हम अपने जनता को बतलाना चाह रहे हैं कि ये अंधविश्वास के पीछे ना भागे। धर्म है, धर्म आप मानिए। अब मुझे एक चीज़ बतला दीजिए, ये धर्म के जो पूरा हम मानते हैं कि सनातनी धर्म है, बहुत पुराना है, उस पर जो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो चढ़ावा खाने का अधिकार केवल एक आदमी को क्यों दिया गया, एक पर्टिकुलर जात को किसने दिया? गरीब लोग जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है यहाँ आने के लिए, फ्री में तो आ नहीं रहे हैं, अच्छा खासा मोटा पैसा लेके आ रहे हैं। वो पैसा अगर किसी स्कूल में लगाते, किसी अस्पताल में लगाते, तो विकास होता, लोगों का, जनता का समस्याओं कम होता, बोझ कम होता। आप केवल अपना एक 24 का चुनाव का तैयारी करने के लिए, एक जनता का मन टटोलने के लिए कि किस हद तक उनको मूर्ख बनाया जा सकता है, इस तरह के लोगों को आगे करके भेज रहे हैं, पीछे किसी और का हाथ। एक तरफ प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अंधविश्वास इतना जकड़ा हुआ है समाज को, उसको आप कैसे हटा पाएंगे? सर प्रधानमंत्री जो बात करते हैं और जो काम करते हैं, दोनों में फर्क होता है। आप 2014 का पहले का कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, क्या एक भी काम किए हैं? उनका घोषणा पत्र उन्होंने कुछ दिन पहले जब पहली बार सरकार बनी, उन्होंने एक सांसद एक गाँव को गोद लिए थे, कहाँ गया वो? बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, उन पर बात करेंगे तो फिर ख़त्म नहीं होगा। और हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सत्ता में आप हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप झूठ सच बोल के जनता को गुमराह करके आपने सत्ता हासिल किया है। जनता के पैसे का आप करोड़ों रुपए का गुलाब छिटवा के उस पर चढ़ रहे हैं, कैमराबाजी कर रहे हैं। ये एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? आप प्रधानमंत्री हैं, बेटी बचाओ और बेटी बचाओ की बात करते हैं,
आपके यहाँ अभी क्या हाल है? एक लड़कियां जो स्वर्ण परी हम लोग जिसको देते थे, हमारे देश की आन बान शान, जो पदक जीतती है, जीत के लाई है देश के लिए, अगर वो कुछ बात पे कहना चाह रही है तो उसकी बात को सुना नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट में जो है वो भाजपा के बहुत बड़े नेता है। तो घसीट घसीट के मारा भी जा रहा है। यही तो सोचना है ना, यही दुख की बात है। हम तो आज करें कि हमारा संविधान खतरे में है। जब हम उनके गलत कार्य को पूछते हैं उनके बारे में तो हमारे सदस्यता रद्द कर देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि नीति आपका गलत है या जो प्रधानमंत्री फंड हुआ करता था, पीएम केयर फंड बनाया, उसका पैसा कहाँ है, तो आप उसको सीबीआई, ईडी और इसका जांच बैठा देते हैं। तो शायद देश कहाँ जा रहा है? देश कहाँ जा रहा है? और देश में जब महिलाएं अपनी बात को रखने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, रात में जाके रात भर या कहिए 8-10 दिन से लोग रोड पे पड़े हुए हैं, उनको हटाने के लिए पुलिस और सेना जिस तरह से व्यवहार कर रही है, तो आप सोचिए कि ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने बातों को रखते हैं, बातों की मन की बात करते हैं। सर एक सवाल और है, अतीक अहमद को गोली मारकर हत्या कर दिया गया, ठीक है, अगर वो दोषी था तो ये देश में कानून बना हुआ है, कानून के तहत उनको फांसी चढ़ा दीजिए, सबको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर सड़क चलते किसी को गोली मार दिया जाता है तो क्या ये संविधान का हत्या हो रहा है या फिर कानून का पालन हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अतीक अहमद ठीक है, मानते हैं आतंकी थे, लेकिन संविधान के अनुसार उनका नहीं हुआ, अंत नहीं हुआ। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि बहुत अच्छा हुआ क्योंकि बहुत दुख देते थे, बहुत उन्होंने क्राइम किया, बहुत लोगों को परेशान किया, लेकिन अतीक अहमद अकेले नहीं थे। आप उन्नाव की घटना याद करिए, हासरत की बेटी को रेप करके जला दिया जाता है, पूरे एरिया को कवर कर दिया जाता है, उस समय हत्या क्यों नहीं हुई? अभी मंत्री है टोनी, उनके बच्चे ने सरेआम दुनिया ने देखा है, उनका वीडियो वायरल है, किस तरह वो किसानों पे रौब देते हैं कार को, कितने किसान की मौत हो जाती है, उनकी हत्या क्यों नहीं होती है इस पुलिस कस्टडी में? उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चढ़ता है? तो जो देश में एक लॉबी चल रहा है उसके सामने कानून नतमस्तक हो चुकी है, क्या लगता है आपको? कानून है किसका? कानून किसके हाथ में है? आज जो अगर हम बात करें कि किसी पर्टिकुलर मुद्दे को आप ले लीजिए तो रात में 2 बजे खुलता है कोर्ट और उस पर सुनवाई होती है। ये देश की बेटियां 8 दिन से बैठी हुई हैं, एफआईआर तक नहीं लिया गया, तो आप किस कानून की बात कर रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा निकालने में प्रसिद्ध हैं। अगर वो पर्चा निकालते हैं कि बृजभूषण सिंह शरण निर्दोष हैं, तो क्या कहेंगे आप? पर्चा पहले वो निकाल के दिखाएं कि उनको गांधी मैदान चाहिए था, वो गांधी मैदान लेके दिखा दे। धीरेन्द्र शास्त्री अगर इतने ही काबिल आदमी है, इतने ही बड़े विद्वान है, तो एक कोई ऐसा जड़ी निकाल दे, ऐसा कोई टैबलेट निकाल दे जो किसी गरीब को खिला दो तो 2 दिन इसको भूख ना लगे। हम सबसे पहले जाके नतमस्तक होंगे उनके सामने और उनको हम अपने खर्चे पे बिहार बुलाएंगे। क्या ऐसा उन्होंने किया कि एक टैबलेट दे देने से कोई आदमी बीमार नहीं होगा, किसी को कैंसर नहीं होगा? आप इतने बड़े अगर ज्ञानी है तो अपना ज्ञान का उपयोग वहाँ करें ना जहाँ देश का भलाई हो। आप ऐसे मुद्दे को क्यों उछाल रहे हैं? हनुमान चालीसा बच्चे बच्चे सुने हैं, धीरेन्द्र शास्त्री भी किसी से सुनकर आए, उन्होंने ना देखा है ना जिसने देखा है वो लिखा है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, केवल आपको आज के जो बेसिक मुद्दे हैं उससे आपका ध्यान भटकाने के लिए। एक सवाल और है, जो बाबा होते हैं, जो संत होते हैं, उनको किसी गार्ड, किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं होता था। आज से 100 साल पहले जंगल में रहते थे और खुलेआम चलते थे एक धोती में। लेकिन ये बाबा आ रहा है, इनके लिए सरकार भी सुरक्षा मुहैया करवा रही है, उनका भी बाउंसर रहेगा, गार्ड रहेगा। तो बाबा को किस चीज़ का डर है? जब बाबा हैं, समाज का कल्याण करने के लिए आए हैं, तो डर किसका है? डिजिटल युग है, बाबा को भी दिखाना है। बाबा कैमरा के सामने आने से पहले 4 घंटा मेकअप करवा के आते हैं। आपने इस पर कभी गौर नहीं किया? तो बाबा वो बाबा नहीं है। और बाबा क्या, भगवान खुद को डर लगता है उनको। आप सुने होंगे, बहुत हंसी आता है मुझे, जिन्होंने दुनिया बनाया वो बीमार होते हैं, कोरोना होता है, इंजेक्शन दिया जाता है, टैबलेट दिया जाता है, और हर एक मंदिर के लॉकर में ताला रहता है। जब भगवान को खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तो बाबा क्या है उनके? भगवान के कभी मंदिर में आप देखे हैं कि जो दान पेटी है खुला हुआ मिलेगा आपको? हमेशा मंदिर में चोरी हो रहा है, कैमरा लगाया जा रहा है।
तो जब भगवान को खुद पे भरोसा नहीं, खुद का वो नहीं कर सकते, तो ये बाबाओं का रक्षा क्या करेंगे। और यही बाबा हम जैसे लोगों को मूर्ख बना के कि आपकी रक्षा के लिए हम आए हैं, हम आपको ज्ञान की बात बताएंगे। आप ज्ञान की बात क्या बताएंगे? आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? किस चीज़ से शिक्षा लेके आप आए हैं? बस केवल आप शास्त्री, शर्मा, मिश्रा लगा लिए तो आपको अधिकार मिल गया। जो हम पैसा चढ़ाते हैं, किसने अधिकार दिया कि वो आप खाएं? गरीब आदमी, आज जो लाखों लोग को बुलाया जा रहा है, सबसे चंदा लिया जाएगा, सबका पैसा इकट्ठा करके, और वो लेके रफू चक्कर हो जाएंगे। बाबा किसी समाज के भले के लिए नहीं आ रहे हैं, वो खुद के भले के लिए आ रहे हैं। और एक किसी पार्टी, किसी संगठन जो कि कभी बैन हुआ करता था इंडिया में, वैसे संगठन के छुपे हुए एजेंडे का वो काम कर रहे हैं। बाबा के भक्त लाखों में हैं। अगर आपका ये बयान सुनेंगे उनके भक्त, तो हो सके आपको गाली भी पड़ सकता है। चूँकि हमें पढ़ाया लिखाया ही ऐसा गया है, हमें बचपन से सिखाया गया है कि एक हनुमान जी हुआ करते थे जो आके सूर्य को निगल जाया करते थे। हम पढ़े हैं, समझे हैं। आज आप डिजिटल युग में आप लोग भी जानते हैं कि इतना साइंस डेवलप कर गया, लेकिन सूर्य का फोटो नहीं निकाल सका है, नहीं निकाल सकता है। वैसे सूर्य को जाके जो निकल गए, ये पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा कहाँ से गई? और हमें पढ़ने नहीं दिया गया। जो लाखों लोगों की बात करते हैं आप, सावित्रीबाई फुले, वो महिला जब वो जाती थी तो कीचड़ फेंका जाता था उनके, पढ़ने नहीं दिया जाता था। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। किसने रोका? भगवान ने तो आके नहीं रोका, आपका संविधान ने तो नहीं रोका। वो बतलाते थे कि तुम पढ़ जाओगे, जिस दिन तुम में ज्ञान की शक्ति आ जाएगी तो ये पाखंड से दूर भागोगे। इसीलिए इस तरह के बाबाओं को बीच बीच में वो भेजते रहते हैं कि तुम अपना कार्य करते रहो, लोगों को मूर्ख बनाते रहो। हमसे ना कोई अडानी पे सवाल पूछे, ना कोई वो टेलीफोन कांड हुआ था उस पेगासस पे बात पूछे। हमारे आप प्रधानमंत्री का आपने बात किया, हमारे प्रधानमंत्री का, जो कहते हैं कि 24 घंटे में 18 घंटा काम करते हैं, देश सुरक्षित हाथ में है। उन्हीं प्रधानमंत्री के शासनकाल में जस्टिस लोया का मर्डर होता है। हम तो छोटे मोटे लोग हैं, आप लाख की बात कर रहे हैं, 3 लाख आदमी, 4 लाख आदमी जा रहे हैं। हमारे जैसा करता कब उन लोग मार दे, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो वही प्रधानमंत्री है जिनके ऑफिस से राफेल का फाइल चोरी हो जाता है। तो आप इन सभी मुद्दे को ध्यान से हटाने के लिए और आज जनता की जो मूल समस्या है उससे दूर करने के लिए ऐसे ऐसे बाबा को भेजा जा रहा है इस देश में, ताकि आप इसी में उलझे रहो और कोई सवाल नहीं करो। एक लास्ट सवाल है। देश में एक और मुद्दा चल रहा है, जातीय जनगणना लेकर बहुत ज़्यादा ये मुद्दा गरमाया हुआ है। बिहार सरकार अपने खर्चा पे जातीय जनगणना करवा रही थी, लेकिन न्यायालय का आदेश आया कि इसको रोक दिया जाए, उस पर रोक लग गया। आपको क्या लगता है कि ये जातीय जनगणना होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्या आपका पक्ष है? देखिए, भारत जो है जिसमें शुरू से बांट के आया है, लोगों ने कैटेगरी बांटा है, शूद्र, वैश्य, और ये आप जानते हैं इस तरह की कैटेगरी। बाद में धीरे धीरे जाति डेवलप करते गए, जातियाँ बढ़ते गई, हर एक जाति से दूसरे जाति के। आज समस्या कहाँ है? अगर आप कहीं पे जाते हैं, आपको रिजर्वेशन मिला है, संविधान ने दिया, कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब अम्बेडकर, इन लोगों ने जो काम किया, जगदेव बाबू ने, अगर मान लीजिए 15% आपका हमने दिया हुआ है अति पिछड़ा में आरक्षण, और विगत कुछ साल पहले से कुछ अति पिछड़ा में अदर कास्ट को हम लाके घुसा दी, ये हम सामाजिक बात कर रहे हैं। अब ये बताइए कि उस पर्टिकुलर जो बॉक्स है उनका 15% का, उसमें कितने लोग एक्स्ट्रा हैं, ये कैसे पता चलेगा? कहीं ना कहीं हमको जनगणना कराना पड़ेगा। 1931 में एक जनगणना हुई थी, उसके बाद से बस ऐसे ही चला है। जब समाज का विकास हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो उसमें खराबी कहाँ है, गलत कहाँ है? अब 2 सवाल आपने पूछा था, दूसरा का ये जवाब है कि जब जातीय जनगणना का बात होता है तो जात का बात होता है कि आप जाति बात करते हैं, आप ऊपर आ जाइए, कॉलेजियम सिस्टम का बात कर लीजिए। हमारे इस जाति व्यवस्था का जिन्होंने अभी केस लड़ा हमारी तरफ से, वो किस जाति के हैं, इस पर बात करिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, हम ही लोग में कमी है। हम पिछले 16-17 साल से जो व्यवस्था है, कहते हैं कि हम पिछड़ों की मजबूती है, पिछड़ों की सरकार है, लेकिन एक पिछड़ा हम एडवोकेट जनरल नहीं दे सके, और उसका नतीजा है कि आप चाह के भी
आपकी बहुत बड़ा संख्या है, आप पास करा लिए, केंद्र का काम था, आपने बिहार सरकार से पास करवा के अपना अगर करवाना शुरू भी किए तो कहीं ना कहीं जाके वो रोक लग जाता है। और रोक लगाने में भी अगर देखिएगा तो सबसे बड़ा जाति का हाथ है। कोई एक जात है जो नहीं चाहते हैं कि इस तरह का जनगणना हो और जिसकी जितनी हक है वो उसको मिले। तो न्यायालय का जो निर्णय आया है इसके आप समर्थन में है या फिर क्या लगता है? न्यायालय के पास किसी के दबाव में आकर के ये फैसला लिया गया है? न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्यायालय ने पूरी तरह रोक नहीं लगाई। सरकार अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाई है। नहीं रख पाए का बात हमने इशारे से बता दिया क्यों नहीं रख पाए हैं। कहीं ना कहीं उसमें भी जाति का ही रोल है, किसी जाति का। अब सरकार फिर से जाएगी, अपनी बातों को रखेगी। सरकार पे न्यायालय इसलिए रोक लगाया कि सरकार कही थी कि हम जातीय जनगणना करेंगे, यानी जात का गणना करेंगे जी। लेकिन सरकार वहाँ पे हर चीज़ का एक कॉलम बना दी है जी। आपके पास मोटर गाड़ी कितने हैं, 2 व्हीलर कितने हैं, 4 व्हीलर कितने हैं, आपका एजुकेशन क्या है, आपके पास कितने ज़मीन है, कितने पैसा है, सब चीज़ का एक कॉलम बना दिया है। तो हमको लगता है कि उसमें जो सरकार को जो कह करके वो जातीय जनगणना करवा रही थी और इसमें पूरा वो सिस्टम बनाया हुआ है, कितना आपका हैसियत है, कितना नहीं है, सारा चीज़ है। तो क्या लगता है कि ये न्यायालय अपना निर्णय जो ली है वो सही ली है? सर फिर वही आपके सवाल में ही आपका जवाब। जब हम जातीय जनगणना करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? हम उस पर्टिकुलर समाज का, जात का देखने चाह रहे हैं कितना उत्थान हुआ। क्योंकि ये मेरा कहने का मतलब ये था कि जातीय जनगणना के आड़ में वो कुछ और कर नहीं सर, आपका उत्थान कितना हुआ, इस विशेष जाति का पढ़ाई लिखाई कितना लेवल तक जा रहा है, आपका हैसियत कितना बढ़ा, आपका रहन सहन कैसा हो गया। आप इसको दूसरे रूप में देखिए। आप गाड़ी यूज कर रहे हैं, आप किस समाज से आते हैं, पहले क्या था, आज का है, आरक्षण का क्या फायदा है, ये तो देखिए सर। ये देखना चाह रहे हैं वो। आप जो उसका गलत मीनिंग निकाल रहे हैं तोड़ फोड़ कर कि आप क्या जासूसी कर रहे हैं। एक आम आदमी के पास क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक कार होगा, एक बाइक होगा, टीवी होगा। और ये बात को न्यायालय नहीं समझ पाया। न्यायालय को हम समझा नहीं पाए। न्यायालय के पास लेकिन समझाया तो हमें भी आपको नहीं देंगे। आपने एक लाइन में आंसर कर दिया। तो क्या न्यायालय भी इतना समझदार नहीं है? सर न्यायालय के जानते हुए भी न्यायालय मजबूर होता है, उसके पास तर्क सबूत होना चाहिए। क्योंकि सरकार ने सीधा कहा था कि हम जातीय गणना करेंगे और वहाँ पे कुछ और गणना करने लग गए। तो इसी पे लेकर ये बार बार जो जातीय गणना का बात आ रहा है, जातीय गणना ही हो रहा है। बस आपका आर्थिक स्थिति भी मेजर किया जा रहा है कि क्या आपको आज के दिन में आरक्षण जरूरी है, नहीं है, कम करना है, बढ़ाना है, या आरक्षण देने से आपके पर्टिकुलर जाति का कितना उत्थान हुआ। आज भी बहुत से ऐसी जाति है जिसका एक चपरासी नहीं होगा किसी गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ये जरूरी है सर। और जो आदमी अगर किसी जाति का है, हम सक्षम बैठे हुए हैं, हमारे पास कार है, टीवी है, बंगला है, इससे नुकसान किसको है? क्या आप ले लीजिएगा। हम अगर बताते, हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, पूरा डेटा डालते हैं सर, हम चुनाव लड़ते हैं, हम सब कुछ डालते हैं, हमारे गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद सब डालते हैं। वो तो इतना भी नहीं पूछ रहा है। लोग नहीं बतलाने वाले तो चुनाव भी लड़ते हैं झूठ बोल के, उनको कुछ सजा नहीं मिलता है। और फिर हम नाम नहीं लेंगे, आपको पता है कौन झूठ बोल के लड़ता है चुनाव। आप नाम बता दीजिए। हम बताने की जरूरत नहीं। आप नहीं जानते कि किसने झूठ बोला कि उनकी बीवी नहीं है, उनका शादी नहीं हुआ, हम पढ़े लिखे हैं, हम ये हैं। ये किसने बोला था? हम तो नहीं बोले थे। और ये आप तो अच्छी तरह जानते हैं, पूरा देश जानता है कि किसने बोला। ये देश जानता सब कुछ, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि कौन है। सर सब समझ रहे हैं, सब आप डर रहे हैं। नाम बता देंगे क्या आप भी डर रहे हैं? सब आप भी डर रहे हैं सर। हमको तो, हम क्या चीज है, जस्टिस लोया जैसे लोग जब नहीं रहे इस दुनिया में तो आप किससे डर रहे हैं? हम किसी से नहीं, हम डरते तो आपके सामने नहीं आते। तो आप नाम बता दीजिए। नाम है जब जिसके अमित शाह जी आए थे सर्टिफिकेट दिखाने के लिए, किसने मांगा था उनसे सर्टिफिकेट? और जाली सर्टिफिकेट देने का जरूरत क्या है? आप अनपढ़ गवार हैं, मान लेते योगी घर से भागे हुए आदमी हैं, क्या वो पढ़े लिखे हैं? ये खुद कहे कई बार इंटरव्यू में कि हम तो बचपन में भाग गए थे घर से, क्या वो पढ़े लिखे हैं? तो इसलिए आप जो बातें कर रहे हैं गलत सही का न्यायालय को भी पता है, लेकिन न्यायालय भी एक लिमिट तक ही काम कर रही है। अब किसके दबाव में कर रही है ये फिर आप लोग बेटर जानते हैं उनसे। धन्यवाद।